हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखते हैं जो बाद ये गवर्नर जनरल हुए उनसे क्या प्रश्न निकल के आते हैं पेपर में। जैसे लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होते हैं। लॉर्ड हार्डिंग ये नियुक्त होते हैं 1844 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक ये भारत के गवर्नर जनरल के पद पर कार्य करते हैं। इनसे मात्र दो प्रश्न निकल के आते हैं। पहला क्या है कि इनके समय में आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और इस युद्ध का समापन जो हुआ लाहौर की संधि के द्वारा हुआ। लाहौर की संधि हुई जिससे इस युद्ध का समापन हो गया। दूसरा क्या था, लॉर्ड हार्डिंग के शासन सत्ता में जब ये गवर्नर जनरल थे तो एक खोड़ जनजाति थी। खोड़ जनजाति, यहां पर एक कुप्रथा प्रचलित थी कि नर बलि दिया जाता था। इस नर बलि को समाप्त करने के लिए लॉर्ड हार्डिंग जो है ये अधिकारी की नियुक्त करता है। कैंपबेल की नियुक्त करता है और इसके माध्यम से यह सोचता है कि इस नरबल को समाप्त किया जाए। उसके बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ये गवर्नर बन के आते हैं 1848 ईस्वी में और ये शासन सत्ता चलाते हैं 1856 ईस्वी तक। इनकी शासन सत्ता 1856 ईस्वी तक चलती है। ये मात्र 36 वर्ष की उम्र में ही भारत के गवर्नर जनरल बन गए। भारत के गवर्नर जनरल का पद इन्होंने प्राप्त कर लिया। इनके समय का जो मुख्य कार्य क्या था, इन्होंने पंजाब पर अधिकार कर लिया। पंजाब पर अधिकार कर लिया और उस समय का जो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर हीरा, इसको इन्होंने ब्रिटिश भेज दिया और ब्रिटिश में कहा इन्होंने महारानी को ये समर्पित कर दिया। महारानी के पास, महारानी जो उस समय विक्टोरिया थी, उनको दे दिया। इस लॉर्ड डलहौजी के शासन सत्ता में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। ये 1852 ईस्वी में ये युद्ध होता है। 1852 ईस्वी में जब युद्ध हुआ तो इसने क्या किया, लोअर बर्मा और पींगू को कब्जे में कर लिया। अपने कब्जे में इसने कर लिया। साथ में क्या किया कि इसने सिक्किम के ऊपर आरोप लगाया। सिक्किम के ऊपर इसने आरोप लगाया कि जो इसके यहाँ के दो डॉक्टर हैं, दो अंग्रेज डॉक्टर हैं, आप इनके साथ जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इसकी दादागिरी थी। कह रहा है सिक्किम से कि आपके यहाँ जो हमारे दो डॉक्टर हैं उनसे आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और इस दुर्व्यवहार का आरोप लगा के इसने 1850 ईस्वी में इस सिक्किम को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। अंग्रेजी राज में मिला लिया। डलहौजी ने 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की घोषणा करता है। इनाम कमीशन, जिस इनाम कमीशन का इसने उद्देश्य क्या बनाया कि जो भूमि कर रहित जागीर है उसका पता लगाया जाए और इस जागीर को जो है छीन लिया जाए। इसके समय का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य था, सबसे खतरनाक कार्य था व्यापकगत सिद्धांत। व्यापकगत सिद्धांत अर्थात राज्य हड़प सिद्धांत, राज्य हड़प नीति। इस व्यापकगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति के लिए डलहौजी ने क्या किया कि सभी रियासतों को 3 भागों में बांट दिया। पहले में इसने क्या रखा कि वे रियासतें जो किसी के अधीनस्थ नहीं रही हों, ना तो किसी को टैक्स देती थी, वे रियासतें बिना किसी से पूछताछ के अर्थात अंग्रेजों से बिना अनुमति लिए ही गोद ले सकती हैं। दूसरे कैटेगरी में इन्होंने उन रियासतों को रखा जो मुगल सम्राट या मराठों के अधीनस्थ थी या कर देते थे, लेकिन ये अंग्रेजों के अधीनस्थ नहीं है। वे रियासतें जो हैं अंग्रेजों से अनुमति लेके अपने यहाँ गोद किसी को ले सकते हैं।
तीसरे कैटेगरी में इन्होंने क्या रखा कि वे रियासतें जो इन्होंने निर्माण किया था नई नई रियासतों का निर्माण जो अंग्रेजों ने किया, उन्हें गोद लेने के अधिकार से ही वंचित कर दिया कि आप गोद नहीं ले सकते। इस व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत 1848 ईस्वी में सतारा को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। 1849 ईस्वी में 2 रियासतों को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, जैतपुर, संभलपुर। और 1850 ईस्वी में बघाट को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1852 ईस्वी में उदयपुर ये मध्य प्रदेश में अवस्थित था। बाद में इसको कैनिंग ने वापस कर दिया। इस उदयपुर को कैनिंग ने पुनः उस रियासत को उन्हीं लोगों को वापस कर दिया। 1853 ईस्वी में इन्होंने झांसी को कब्जे में ले लिया, और 1856 ईस्वी में इन्होंने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। इस लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि एक करौली रियासत थी, उसको भी इसने अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उस करौली के विलय को अनुमति नहीं दी। इससे मजबूर होकर लॉर्ड डलहौजी ने करौली का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं करवाया। हम ये कह सकते हैं कि इन रियासतों को जब इन्होंने कब्जा किया, जबरदस्ती कब्जा किया, कुछ कानून लगा के कब्जा किया, ये 1857 ईस्वी के क्रांति की जो है नींव यहीं से पड़ना शुरू हो गई थी, लॉर्ड डलहौजी के शासन सत्ता से ही। और डलहौजी ने क्या किया, 1856 ईस्वी में जो तोपखाना कलकत्ता में अवस्थित था, इसको स्थानांतरित कर दिया। कलकत्ता में जो तोपखाना अवस्थित था पहले से, इसको स्थानांतरित कर दिया। कहां कर दिया, ये मेरठ में इसको स्थानांतरित कर दिया। साथ में इसने क्या किया कि इस सेना का जो मुख्यालय था, इसको स्थानांतरित कर दिया शिमला में। और इसी के शासन सत्ता में लॉर्ड डलहौजी के ही काल में शिमला जो है अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। शिमला जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी का निर्माण करवाया डलहौजी ने। यद्यपि इसकी जो व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति सिद्धांत थी, उससे जो है काफी तकलीफ थी भारतीयों को, लेकिन इसने भारतीयों के लिए काफी सुधार भी किया, काफी कार्य भी किया। जैसे 1854 ईस्वी का जो वुड्स डिस्पैच था, 1854 ईस्वी का शिक्षा का जो वुड डिस्पैच था, इसको इसी ने लागू किया था। इस डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। ये रेलवे का जनक है। इसके समय में हुआ क्या था कि जिसके कारण से इसको रेलवे का जनक कहा जाता है, तो इसके समय में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली रेल चली। भारत में प्रथम रेल चली। कहां से कहां चली? ये चली थी बंबई से ठाणे के बीच में। ये लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और इसी के समय में दूसरी रेल लाइन बिछी 1854 ईस्वी में। कहां से? कलकत्ता से रानीगंज के बीच जो है दूसरी रेलवे लाइन बिछाने का कार्य इसी के शासन सत्ता में होता है। और डलहौजी ने क्या किया? 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस अधिनियम पारित कर दिया। इसके माध्यम से भारत में पहली बार डाक टिकटों का प्रारंभ हुआ, डाक टिकटों का शुभारंभ हुआ। आप कुछ ही पैसा देके किसी भी कोने में आप अपनी डाक जो है भेज सकते थे। इस 1854 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि आप डाक टिकटों के साथ लगा दीजिए, उसके साथ डाक टिकट आप चिट्ठी कहीं भी भेज सकते हैं। और लॉर्ड डलहौजी के शासन सत्ता में ही भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। इसका पहले क्या होता था? इस सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड करता था।
सैनिक बोर्ड की देखरेख में जो है इस निर्माण विभाग का कार्य संपन्न होता था। और इस डलहौजी ने अपने बंदरगाहों को जहां से इसके व्यापार होते थे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया। साथ में इसने क्या किया, 1854 ईस्वी में डलहौजी ने लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कर दी। ये डलहौजी ने भारत में पहली बार विद्युत तार सेवा की शुरुआत की। विद्युत तार सेवा की शुरुआत की। ये कहां से कहां तक किया, ये कलकत्ता से शुरू करता है और आगरा तक लेके जाता है। अर्थात कलकत्ता और आगरा के बीच में इसने सर्वप्रथम विद्युत तार सेवा की शुरुआत की। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग। ये 1856 ईस्वी में आते हैं और ये 1862 ईस्वी तक शासन सत्ता चलाते हैं। अर्थात भारत के जो है गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों के रूप में ये कार्य करते हैं। इन्हीं लॉर्ड कैनिंग के शासन सत्ता में जो है भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी की क्रांति इन्हीं के समय में हुई थी। इस 1857 ईस्वी के क्रांति के बाद 1858 ईस्वी का एक अधिनियम आता है जिसके तहत इस लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के पद से हटा दिया जाता है। गवर्नर जनरल के पद से हटा के इसे क्या बनाया जाता है, वायसराय बना दिया जाता है। अर्थात ये जो लॉर्ड कैनिंग है ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, अंतिम गवर्नर जनरल। और ब्रिटिश कंपनी का यह अंतिम गवर्नर जनरल था, लेकिन सम्राट द्वारा नियुक्त यह पहला वायसराय है। ऐसा क्यों हुआ, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा किया कि अब कंपनी की शासन सत्ता समाप्त है। अब कंपनी जो है शासन नहीं चलाएगी, अब सम्राट सीधे सीधे जो है भारत पर शासन सत्ता चलाएगा। अर्थात अब किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है तो उसके लिए सम्राट ही जिम्मेदार होगा। 1 नवंबर 1858 ईस्वी के अधिनियम के बाद, इस 1 नवंबर 1858 ईस्वी के अधिनियम के बाद इस लॉर्ड कैनिंग का जो गवर्नर जनरल का पद था जो ब्रिटिश कंपनी ने इसे दिया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब सम्राट द्वारा यह लॉर्ड कैनिंग वायसराय के पद पर नियुक्त होता है। इस लॉर्ड कैनिंग के शासन सत्ता में जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में जब देखा था कि विश्वविद्यालय अधिनियम आयोग आया था तो ये कलकत्ता, बंबई और मद्रास में जो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर विश्वविद्यालयों का गठन किया गया था, तो ये लॉर्ड कैनिंग के शासन सत्ता में ही 1857 ईस्वी में जो विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। कलकत्ता में भी, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, जो ये लंदन विश्वविद्यालय की तरह जो है विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, वो 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासन सत्ता में ही इसकी स्थापना की गई थी। ये लॉर्ड कैनिंग ही वह व्यक्तित्व था, वह वायसराय था जिसने भारत में प्रचलित रुपये की शुरुआत की। ये नोट अर्थात रुपये की शुरुआत किया। सर्वप्रथम ये लॉर्ड कैनिंग ने ही भारत में रुपये की शुरुआत की। और इसने क्या किया, एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री था, ब्रिटिश अर्थशास्त्री, उसका नाम था विल्सन। विल्सन को इसने भारत बुलाया, विल्सन से कहा कि आप भारत आ जाइए। ये बहुत ही बुद्धिमान अर्थशास्त्री था, इसको भारत बुलाता है और कहता है कि 500 रुपये से अधिक जिसके पास है उससे आयकर लिया जाए, आयकर की व्यवस्था करो। अर्थात आयकर, इनकम टैक्स, 500 रुपये पर इसने सर्वप्रथम इनकम टैक्स लगाने की व्यवस्था की। इनकम टैक्स की शुरुआत सर्वप्रथम लॉर्ड कैनिंग ने विल्सन के सहयोग से भारत में किया। और इसने क्या किया कि आयात और निर्यात पर इसने कर लगाया। आयात पर इसने क्या किया, 10% लगा दिया टैक्स, और जो निर्यात करता था उससे मात्र ये 4% कर लेता था। इसने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उस पर टैक्स की मात्रा कम कर दी थी, जबकि आयात पर इसने क्या किया कि 10% भारी भरकम जो है टैक्स लेता था। इस लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में
विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ 1856 ईस्वी में। विधवा विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसके माध्यम से विधवाओं को पुनः विवाह करने की अनुमति दी गई। और इसी के शासन सत्ता में, लॉर्ड कैनिंग के शासन सत्ता में 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ। इस 1861 ईस्वी का जो उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ था, इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई जो पुरानी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, इसको समाप्त कर दिया जाए। और साथ में क्या है, सदर न्यायालय है, यह भी खत्म हो गया। इसके स्थान पर क्या किया गया कि प्रत्येक जगह, जैसे बंबई में, कलकत्ता में और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। अर्थात पहली बार प्रांतों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था 1861 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक प्रांत में एक एक उच्च न्यायालय होंगे। ये जो 1861 ईस्वी का उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ था, इसी के द्वारा 1866 ईस्वी में 1866 ईस्वी में आगरा में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। आगरा में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई और यह आगरा वाला उच्च न्यायालय को 1875 ईस्वी में स्थानांतरित कर दिया गया। इसको कहां भेजा गया? इसको इलाहाबाद भेजा गया, जो आज भी उत्तर प्रदेश का जो है उच्च न्यायालय है। इस लॉर्ड कैनिंग के शासन सत्ता में ही 1856 ईस्वी में पैतृक संपत्ति अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना धर्म छोड़ के किसी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेता है तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति से जो अधिकार था उससे वंचित कर दिया जाता था। लेकिन इस अधिनियम के पारित होने के बाद भी अगर कोई धर्म दूसरा स्वीकार कर लेता है तो उसे भी पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा। इस लॉर्ड कैनिंग के शासन सत्ता में ही मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। यह समाप्त हो गया और इसी लॉर्ड कैनिंग के शासन सत्ता में जो मुगल सम्राट का पद समाप्त हुआ था, समाप्त कैसे हुआ कि जब महारानी 1 नवंबर 1858 ईस्वी का अधिनियम पारित करती है, घोषणा करती है, तो उसके तहत इस मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। 1857 ईस्वी में कैनिंग के शासन सत्ता में ही 1857 ईस्वी में कैनिंग की जब शासन सत्ता थी तो एक नया पद सृजित किया जाता है, महालेखा परीक्षक। इस महालेखा परीक्षक को स्वतंत्रता के बाद जो है, जब भारत स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्रता के बाद इसे क्या कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये जो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 1857 ईस्वी में कैनिंग ने की थी, स्वतंत्रता के बाद उसी भारत ने उसी नाम को, महालेखा परीक्षक का जो पद था उसे कहा जाना शुरू कर दिया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग। और इसके समय में क्या हुआ? जो भारतीय दंड संहिता है, दंड संहिता अर्थात आईपीसी, कहते नहीं है कि इस आईपीसी की धारा के तहत यह मुकदमा पंजीकृत हुआ। इस दंड संहिता अर्थात आईपीसी की शुरुआत किसके समय में हुई? लॉर्ड कैनिंग के शासन सत्ता में शुरू हुई। और इसी के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में है जो डलहौजी की व्यक्तिगत नीति अर्थात हड़प नीति थी, उसका त्याग कर दिया गया। उसके बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम ये आते हैं 1862 ईस्वी में और शासन सत्ता चलाते हैं 1863 ईस्वी तक। इनके समय का प्रमुख घटना क्या थे? एक बहावी आंदोलन हुआ था। बहावी आंदोलन हुआ था।
इसका इन्होंने दमन किया और 1863 ईस्वी में इनकी पंजाब में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होते हैं लॉर्ड लॉरेंस। ये शासन सत्ता चलाते हैं 1864 ईस्वी से 1869 ईस्वी तक। ये अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं। अफगानिस्तान के प्रति इनकी हस्तक्षेप की नीति थी। इस अफगानिस्तान के प्रति जो हस्तक्षेप की नीति थी, इसे कहा जाता था कि शानदार निष्क्रियता की नीति। शानदार निष्क्रियता की नीति इसको कहा जाता था। इस लॉर्ड लॉरेंस या जॉन लॉरेंस के समय में ही 1865 ईस्वी में भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी। टेलीग्राफ सेवा पहली बार जो शुरू हुई थी इस जॉन लॉरेंस या लॉर्ड लॉरेंस के समय में ही भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी। इससे आगे के जो भी गवर्नर जनरल हैं, हम लोग उनको कल की क्लास में देख लेते हैं कि कहां से पेपर में प्रश्न निकल के आते हैं। आज ही क्लास से बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।